तो मर्म पॉइंट्स को अगर और सरलता पूर्वक आप समझना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मर्म 107 पॉइंट्स होता है, मर्म पॉइंट्स हमारे शरीर में, और मर्म जंक्शन होता है जहां नर्व, आर्टरीज, वेन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और मसल्स मीट करता है। आप कई बार ऐसा शहर देखे होंगे जहां एक ऐसा चौक या चौराहा होता है जहां बहुत सारे रास्ते आते हैं और मिलते हैं। कई जगह से रास्ते आते हैं और वहां मिलते हैं, वो एक पॉइंट होता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में मर्म पॉइंट्स वो मीटिंग पॉइंट है, वो जंक्शन पॉइंट है जहां नर्व, आर्टरीज, वेन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड मसल्स मीट करते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि अगर मर्म पॉइंट्स डिस्टर्ब हो जाए, ये 108 पॉइंट में से 107 पॉइंट और प्लस एक प्राण पॉइंट्स यानी 108 पॉइंट्स में अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए तो इन सभी चीजों में, नर्व में या तो आर्टरी में या तो वेन में या लिगामेंट में या टेंडन में या मसल में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जब भी मसल्स में पेन हो, लिगामेंट्स में दिक्कत हो, टेंडन में दिक्कत हो, आर्टरीज में दिक्कत हो, तो समझ लीजिए उससे रिलेटेड मर्म पॉइंट्स, मेन 107 पॉइंट्स और एक प्राण पॉइंट यानी 108 पॉइंट में कहीं ना कहीं कोई एक पर्टिकुलर मर्म पॉइंट्स डिस्टर्ब है। और सरलता पूर्वक अगर आपको जानकारी हो, परफेक्ट नॉलेज हो, तो आप पर्टिकुलर उस मर्म पॉइंट को, चाहे एक पॉइंट हो चाहे 5 पॉइंट डिस्टर्ब हो, उन सभी पॉइंट्स को आप अगर स्टिमुलेट कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, जहां पर ये एनर्जी स्टोर है, जहां ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज खुल जाएगा और एनर्जी जो है फ्लो ढंग से करेगा। और ये जितना भी मैंने कहा, नर्व, आर्टरी, वेन्स, लिगामेंट्स, टेंडन और मसल, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा वो दूर हो जाएगा। तो ये साइंस है, ये विज्ञान है मर्मदाप चिकित्सा का, जो कि भारतीय आयुर्वेद का एक ब्रांच है। अब मैं आज इस इंट्रोडक्शन वाला जो क्लास है, यानी इंट्रोडक्टरी जो क्लास है, जो कि वीडियो के जरिए आपको दिया जा रहा है, उसमें अब एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। क्योंकि इन वीडियोस के बाद आपको जो है पीपीटी भी भेजा जाएगा पीडीएफ वर्जन में। ये जो मैं आज बता रहा हूं उसका संक्षेप में आपको दिया जाएगा। आपको जो है ये सारा नॉलेज रिटन में भी दिया जाएगा, प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा आने वाले 9 दिन के अंदर। और ये 10 दिन का मॉड्यूल जानने के बाद, देखने के बाद, आप फिजिकल प्रैक्टिकल क्लास के लिए आप हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में आ सकते हैं और वहां आकर आप फाइनलाइज करके, प्रैक्टिकल करके, आप सब बातचीत करके, फॉर्मेलिटी पूरा करके, कुछ डिवाइसेस भी दिया जाएगा, वो भी लेकर आप फ्रेंचाइजी देश के किसी कोने में या सेंटर खोल सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा था एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मर्म पॉइंट्स। तो मेनली मैंने आपको कहा 107 पॉइंट्स होता है। तो 11 मर्म पॉइंट्स जो है इन 107 पॉइंट में से 11 मर्म पॉइंट्स मसल्स का होता है, यानी मांस मर्म। चूंकि
प्राचीनतम पद्धति है मेडिकल साइंस का। कुछ वर्ड्स हम लोग प्राचीन वाला भी इस्तेमाल करेंगे और उसी का जो मॉडर्न वर्ड्स है यानी टर्म्स है वो हम लोग आपको बताएंगे ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो। मसल्स यानी मांस, 11 मसल मर्म होता है, यानी 107 में से 11 मर्म पॉइंट मसल का होता है। मांस मर्मा यानी 11 मांस मर्मा है। 41 शीरा मर्म है। शीरा का मतलब नर्व। 41 शीरा मर्म यानी नर्व का मर्म होता है। तो 11 हो गया मांस मर्म और 41 हो गया शीरा मर्म। 27 यानी 27 जो है मर्म स्नायु का होता है यानी लिगामेंट का होता है। और 8 मर्म होता है अस्थि का यानी बोन्स का, हड्डियों का। 20 मर्म जो होता है वो संधि का होता है यानी जॉइंट। तो टोटल को आप जोड़ेंगे तो 107 यानी 107 पॉइंट्स हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं एक जानकारी के लिए, क्योंकि ये थियोरेटिकल नॉलेज भी जरूरी है, उसके बाद ही आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा मॉडर्न अप्रोच के साथ। 11 मर्म मसल मर्म का होता है, 41 मर्म नर्व मर्म का होता है, 27 मर्म लिगामेंट का होता है, 8 मर्म बोन्स का होता है और 20 मर्म जॉइंट्स का होता है। ये सारे 107 पॉइंट मसल का, नर्व का, लिगामेंट का, बोन का और जॉइंट का मिलाकर होता है। अगर इन पॉइंट्स का आप जान जाएंगे कहां पर है तो आप क्रांति ला सकते हैं मेडिकल साइंस के फील्ड में। यह है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है। लोकेशन का अगर क्लासिफिकेशन आप जानना चाहेंगे तो उसको ही मैं आपको बता दूं। हैंड और आर्म, हैंड और आर्म 11 प्लस 11 मर्म यानी एक साइड 11 और एक साइड 11, 22 मर्म होता है हैंड और आर्म मिला के। लेग और फीट, लेग और फीट में भी एक तरफ 11 और एक तरफ 11 यानी 22 मर्म होता है। चेस्ट और एब्डोमेन में, चेस्ट और एब्डोमेन में 12 मर्म होता है। बैक में 14 यानी 14 मर्म होता है। और हेड और नेक में 37 मर्म होता है। तो टोटल हो गया 107 मर्म। तो हैंड और आर्म में 22, 11 प्लस 11, लेग और फीट में 22 यानी 11 प्लस 11, चेस्ट और एब्डोमेन में 12, बैक में 14 और हेड एंड नेक में 37 मर्म। टोटल हो गया 107 मर्म। ये लोकेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ। इसके अलावा लोकेशन के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा सिम्टम यानी क्वालिटी का क्लासिफिकेशन। ये सब जानकारी इसीलिए दे रहा हूं, कल जब आप मर्म दाब चिकित्सा को आगे लेके जाएंगे तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ट्रीटमेंट का एक्साइटमेंट आपका शुरू होगा प्रैक्टिकल से, और थियोरेटिकल जानना जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल थियोरेटिकल के ऊपर बेस किया हुआ है। तो सिम्टम यानी क्वालिटी के हिसाब से अगर मर्म का क्वालिफिकेशन करें तो उसमें सबसे पहला है, प्राचीन भाषा में अगर आप जानना चाहें, ये सब आपको रिटन में मिल जाएगा, पीडीएफ वर्जन में मिलेगा, लेकिन इंट्रोडक्टरी क्लास है। ये क्लास बहुत जरूरी है आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए। सिम्टम के हिसाब से
19 मर्म जो होता है साध्या प्राणाहारा में होता है। 33 मर्म होता है कालांतरा यानी टाइम डिफरेंस में। 3 मर्मा होता है विशल्य घाना में। 44 मर्म होता है डिसेबिलिटी यानी वैकल्य कारा में। और 8 मर्म होता है रुजाकारा यानी पेनफुल में। तो ये इस हिसाब से भी 107 मर्म के बारे में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात है कि प्रेशर देने का जो तरीका होगा, हालांकि हाथ यानी मैनुअली से ही लोग सीखते हैं, लेकिन मशीन जब से आ गया है तब से बहुत फास्ट और एक्यूरेट हो गया है। पहले 2 पेशेंट 3 पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के बाद थेरेपिस्ट के ही हाथ में दर्द हुआ करता था, लेकिन जब से मशीन का सपोर्ट लिया गया है, डिवाइसेस का सपोर्ट लिया गया है, तब थेरेपिस्ट को दिक्कत ही नहीं होता है। वो 15-20 पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के बाद भी थकता नहीं है, वीक नहीं फील करता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा इन डिटेल में। ये जो क्लासिफिकेशन है, और भी बहुत तरह से क्लासिफाई किया जाता है, वही मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन इसका कुछ मैं आपको विशेषताएं बताना चाहूंगा, यूनिकनेस बताना चाहूंगा। आमतौर पे जब डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं तो वो सहारा लेते हैं सीटी स्कैन का, एमआरआई का, ब्लड टेस्ट का, यूरिन टेस्ट का, स्टूल टेस्ट का। हर तरह का अलग अलग टेस्ट होता है और तब निष्कर्ष वो निकालते हैं, यानी कंक्लूजन निकालते हैं कि कहां प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये सारे डायग्नोसिस का जो माध्यम है वो बीमारी को दर्शाता है, यानी प्रेजेंट बीमारी को। अगर बीमारी अभी है, यानी डिजीज अभी है, प्रेजेंट सिचुएशन में है, तब पता चलेगा। लेकिन अगर बीमारी नहीं है तो पता नहीं चलेगा। कोई एमआरआई, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट में कुछ नहीं आने वाला है। तो आप जब डिजीज का डायग्नोसिस करते हैं तो प्रेजेंट डिजीज पता चलता है। लेकिन फ्यूचर में क्या डिजीज होने वाली है, 3 महीना के बाद क्या होने वाला है, 15 दिन के बाद क्या होने वाला है, 6 महीना के बाद क्या होने वाला है, ये पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप ऑर्गेन का डायग्नोसिस करते हैं तो ऑर्गेन के इम्बैलेंस को अगर आप पकड़ लेते हैं, यानी डायग्नोस कर लेते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये ऑर्गेन अभी इस वक्त इतना इम्बैलेंस्ड है, कुछ ज्यादा या कुछ कम। यानी नॉर्मल अगर यहां है तो उससे ज्यादा या उससे कम, हाइपर या हाइपो। अगर ये इम्बैलेंस आ रहा है तो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, अकॉर्डिंग टू द इम्बैलेंस का जो इंटेंसिटी है, आप कंक्लूड कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में यह बीमारी होने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर पैनक्रियास का हमने ऑर्गेन का डायग्नोसिस किया और हमने देखा कि वहां पर कुछ इम्बैलेंस हो रही है, तो ये सीधा सीधी आने वाले दिनों में शुगर लेवल को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस यानी इंसुलिन ये अगर ज्यादा निकाल दिया, सेक्रीट कर दिया, तो शुगर लेवल घट जाएगा। और अगर ये कम सेक्रीट किया यानी कम निकाला तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो उस स्थिति में आने वाले दिनों में शुगर का यानी डायबिटीज मेलिटस की बीमारी होने वाली है। जबकि आज अगर ये चीज इंबैलेंस आपने पकड़ा और पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप एक ब्लड टेस्ट करा लीजिए, पीपी और फास्टिंग, तो उस वक्त फास्टिंग में भी नॉर्मल आएगा, पीपी में भी नॉर्मल आएगा, क्योंकि ऑर्गेन अभी इंबैलेंस्ड होना शुरू किया है
डिजीज के स्टेज तक नहीं पहुंचा है, और डायग्नोसिस डिजीज का हो रहा है, तो वहां तो कुछ आएगा नहीं। लेकिन हम लोग डायग्नोस करके, ऑर्गन डायग्नोसिस करके बता सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गन, इस एग्जाम्पल जो मैंने दिया पैनक्रियास का, वहां इंबैलेंस है, आने वाले दिनों में शुगर पेशेंट आप बन जाएंगे। तो आपके पास अब ट्रीटमेंट नहीं करना है, ना ही इंस्टेंट रिलीफ देना है, बल्कि आपको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर। लेकिन ऑर्गन डायग्नोसिस करते करते आपको पता चला कि ऑर्गन का इंटेंसिटी ऑफ इंबैलेंस बहुत ज्यादा है। इसके मतलब यह बीमारी अभी हो चुकी है। तब आप जब सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, पीपी, फास्टिंग कुछ भी आप करते हैं, तो आपका प्रॉब्लम निकल आता है। इस केस में जो उदाहरण मैं दे रहा था, तब जब पीपी और फास्टिंग आप निकालेंगे तो आ जाएगा। कहने का मतलब प्रेजेंट मेडिकल साइंस में ज्यादातर डिजीज का डायग्नोसिस होता है, और प्राचीनतम जो पद्धति होता है उसमें डिजीज के साथ साथ ऑर्गन का भी डायग्नोसिस होता है। और वही चीज, दोनों डायग्नोसिस को सिर्फ और सिर्फ मर्मदाग चिकित्सा ही कर सकता है, और उसको मॉडर्नाइज करने के चलते ये डायग्नोसिस और एक्यूरेट हो गया। और आप इसको सीख कर हजारों लोगों के जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं, और उनको आने वाले खतरनाक से खतरनाक बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उनका बचाव कर सकते हैं। तो ये सर्विस टू द सोसाइटी इज सर्विस टू द मैनकाइंड। इस पद्धति को समझना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से अगर किसी ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के कोई पेशेंट दवा खाकर किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उनको आला यानी स्टेथोस्कोप लगा के चेक करता है और बीपी नॉर्मल आता है, तो डॉक्टर साहब का कहना होता है कि ये बीपी अभी नॉर्मल है, आप बीपी के पेशेंट नहीं है। लेकिन अगर सच देखा जाए तो वो व्यक्ति बीपी का पेशेंट भी है, लेकिन दवा खाकर नॉर्मल करके डॉक्टर के पास आया था, इसीलिए हमारे डॉक्टर साहब पकड़ नहीं पाए। लेकिन मर्मदाग चिकित्सा के अंतर्गत जो टेक्निकल चीज यानी जो टेक्निक आपको सिखाया जाएगा, जिसके पीछे हजारों साल का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, वैज्ञानिक तकनीक है, उसके तहत आप बता सकते हैं ये पेशेंट अभी नॉर्मल है, इस वक्त नॉर्मल इनका ब्लड प्रेशर का लेवल है, लेकिन ये दवा खाकर मेडिसिन लेकर कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि हमने ऑर्गन का डायग्नोसिस किया है और ऑर्गन बता रहा है कि ये इम्बैलेंस स्टेज में है, यानी ये ऑलरेडी बीमार है, कष्ट में है, लेकिन लेवल बता रहा है सही, इसके मतलब ये मेडिसिन खाकर आया है। तो प्राचीनतम पद्धति को होने के बावजूद इतना एक्यूरेट, इतना परफेक्ट है, और मॉडर्नाइज करने के बाद ये द मोस्ट एक्यूरेट मेडिकल साइंस बन के निकला। भारत का ही देन है, भारत का ही पद्धति है, तो इसको कोई काट भी नहीं सकता है। और इतने सालों से हजारों लोग हम लोग के जरिए थेरेपी के रूप में, थेरेपिस्ट के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में अपना सर्विस सोसाइटी को दे रहा है। तो मैं आज आपको एग्जाम्पल के तहत एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया मर्मदाग चिकित्सा का। ये पैथी कमाल का पैथी है, आपके लाइफ में बहुत बदलाव ला सकता है, और आपके जरिए हजारों के लाइफ में बदलाव लाएगा। आप देश के किसी कोने से हैं, आप कश्मीर से हैं, आप कन्याकुमारी से हैं, आप केरल से हैं, आप तमिलनाडु से हैं, आप आसाम से हैं, आप बंगाल से, आप बिहार से, आप उड़ीसा से,
आप दिल्ली से हैं, आप गुजरात से, आप यूपी से, कहीं से भी आप हैं, आप एक बेहतरीन डिसीजन लिए हैं, निर्णय लिया है आपने कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और एक हेल्थ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं और समाज में भी अपना सर्विस देना चाहते हैं। तो स्वास्थ्य रक्षक, जो कि आज एक ट्रेडमार्क्ड वर्ड है, नेचुरल होलिस्टिक हीलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसका ट्रेडमार्क कर रखा है। आप इस कॉन्सेप्ट के तहत सीख कर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले कुछ सालों में आपको देश का हर व्यक्ति जाने, हर पेशेंट्स आपके थ्रू आए जो ठीक हो जाए और लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, आपको रिस्पेक्ट करें, आप नाम, पैसा, आशीर्वाद सब कुछ अर्न करें। इस सोच के साथ आज का ये पहला मॉड्यूल, इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल, मैं यहां समाप्त करना चाहूंगा और आने वाले जो 9 मॉड्यूल होगा उसमें आपको क्लियरली थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, जिसमें मर्मदाब चिकित्सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉइंट्स, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉइंट्स एंड रिफ्लेक्स एंड मेरिडियन पॉइंट्स सबको मिलाकर आपको एक बेहतरीन कैरियर आपको दिया जाएगा, ताकि आपको वो लीगल पावर मिले, नॉलेज का पावर मिले कि आप लोगों को ठीक भी कर सके और आपके जरिए कई लोगों के कैरियर ही बन सके। यानी एक तरफ हेल्थ और एक तरफ वेल्थ, दोनों ही आपके जरिए समाज को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये मॉड्यूल को देखने के लिए। आने वाले दिनों में सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल जो आपको मिलेगा उसमें आपको पूरा आइडिया हो जाएगा डिजीज वाइज। तो वेट करिए सेकंड मॉड्यूल के लिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।